दोस्तों, आज की कहानी कमियां। अच्छा बहाना है काम से बचने का। अरी करम जलियों, सारा दिन किताबें हाथों में लिए बैठी रहती हो, सारे दिन अक्षरों को बांचती रहोगी, तो काम करने को कौन कहेगा। यही सोचती हो ना। और एक हम हैं जो सारा दिन अपने हाड़ मांस जलाए जाते हैं चूल्हे में। बांस सी लंबी होती जा रही हो। मैं पूछती हूँ कि क्या कलेक्टर बनोगी। नहीं है ऐसा रिवाज इस घर में। लड़कियां हो, लड़कियों की ही तरह रहो। बार लांघ कर क्यारी पार करने की कोशिश मत करो। अपने सपनों को किसी गठरी में बांध कर ऊपर म्यानी में डाल दो। अपने आप कुछ समय बाद उड़ान भरना भूल जाएंगे। थोड़ी और बड़ी हो जाओ, फिर देखना तुम्हारे आगे कैसे कैसे बहानों की, मजबूरियों की गुच्छियां खोली जाएंगी। फिर बुनती रहना उनसे पुराने डिजाइनों के स्वेटर। बुआ का बड़बड़ाना जारी था। यह रोज की बात थी। पूरे दिन में एक बार वह अवश्य ही इस तरह के शब्दों को घर की हवा में घोलती थी। उनके तानों के तरकश से निकलते तीरों की चुभन झेलती ही वे बड़ी हुई थीं। अपने पापा को बुआ के सामने कभी मुंह खोलते नहीं देखा था उन्होंने, चाहे बुआ गलत ही क्यों न हो तब भी। माँ शुरुआत में अकेले में जरूर 2-4 आंसू बहा लेती थी कि उनकी बेटियों को आखिर वह क्यों सुनाती रहती हैं। बेटियों की क्या गलती है, जो हुआ अपने भाई से पूछो। लेकिन इसके बावजूद बुआ के प्रति उनके मन में कभी मैल नहीं उपजा। उपजता भी कैसे, जब से ब्याह कर आई हैं। सास यानी बुआ की खुद की माँ, और रिश्ते की मामियाँ, चाचियाँ, ताई सास, मौसी सास, बुआ सास और बड़े कुनबे की सठियाई महिलाओं से वही उन्हें बचाती रही हैं। असीम प्रेम रखती हैं बुआ अपनी भाभी संगीता के प्रति। बुआ बड़ी थी अपने भाई से, जिसे वह दाऊ कहा करती थीं। इसीलिए पहले संगीता की बड़ी बहन और माँ के चले जाने के बाद ममतामयी स्नेहिल माँ बन गईं। पर दाऊ से कभी न तो प्रेम कर पाईं, न ही कभी स्नेह उड़ेल पाईं। बचपन में रहा होगा स्नेह का कोई धागा जब वह नादान थीं। बचपन में तो भाई की सुरक्षा कवच ही बनकर घूमा करती थीं, पर धीरे धीरे जब चीजों को जानने समझने लगी, तो अपने भाई को वह सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी थीं और आज तक मानती हैं। तू ही है मेरे सपनों का बैरी, सपने छीन लिए, नींद छीन ली मेरी। भाई तो बहन के विश्वास का पहाड़ होता है, तू तो पत्थर निकला, एकदम नुकीला पत्थर। फिर भी दाऊ उनकी हर बात सिर झुकाकर सुनते हैं, आत्मग्लानि से या बड़ी बहन का सम्मान करते हुए। बचपन में जैसा उनके बाबूजी ने कहा, वैसा ही वह करते रहे। उस जमाने में आज की तरह अपने मन के विचारों को व्यक्त करने का चलन नहीं था। बाबूजी का फैसला ही अंतिम आदेश और सही निर्णय हुआ करता था। कॉलेज में पढ़ने लगे थे, तब अवश्य ही अपनी दिद्दा के सामने अपना पक्ष रखा करते थे। खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन दिद्दा ने उन्हें जो एक बार दोषी ठहराया, तो फिर आज तक उस पर टिकी हैं। पहले जब बुआ कहती, कर मजलियों, अच्छा ही है कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, वरना उसके भाग्य से तुम्हारी किस्मत लिखी जाती। लेकिन यह सोचकर चैन से न बैठना कि तुम्हारे भाग्य को कोई उलट पुलट नहीं कर सकता। तुम्हारा बाप सब कसर पूरी कर देगा। तो मंजू और रिया को बहुत गुस्सा आता था। दोनों जुड़वां थीं, एक दूसरे से स्वभाव में विपरीत अवश्य थीं, पर यह बात सुन दोनों ही आग बबूला हो जाती थीं। रिया शांत रहती थी, हालांकि मंजू हमेशा बम के गोले की तरह फटा करती थी। न मालूम किस पर गई है यह। चलो ठीक भी है, कम से कम अपने हक के लिए लड़ने का जिगरा तो रखती है। उसके गुस्सैल स्वभाव के बावजूद बुआ उसे सराहती। आश्चर्य होता तब उसे, पर पापा और मम्मी को नहीं। बुआ क्या कहती हैं, क्यों कहती हैं, उनकी किस बात के पीछे कौन सा दर्द छिपा है, कौन सी कड़वाहट उनके मुंह पर आकर अंगार बरसाती है, वे जानते थे। लेकिन वे कैसे सुन सकती थीं अपने पिता की बुराई। वह उनकी हर बात मानते थे, उन्हें बेटों जैसा दर्जा देते थे। बेटियां हैं, यह सोचकर कभी किसी चीज में कटौती नहीं की थी,
न कुछ करने से रोका था। बुआ द्वारा उपयोग किए जाने वाले बिंबों, प्रतीकों, उदाहरणों व उपमाओं को सुन दोनों बहनें दांतों तले उंगली दबा लेतीं। बेशक उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई, पर अनुभवों ने उन्हें विद्वान बना दिया था। जैसे जैसे वे बड़ी होती गईं, उन्हें बुआ की बातें चुभनी बंद हो गईं। वे समझने लगी थीं कि बुआ का यह आक्रोश उनके प्रति नहीं है। यह तो खींच और झुंझलाहट है, जो उनके अंदर एक दर्द की तरह कैद है, जो कभी पानी के बुलबुलों की तरह फूटती है, तो कभी लावे की तरह। अन्यथा बुआ की जान बसती थी दोनों में। उन्होंने लड़का पैदा न करने या दो जुड़वां लड़कियां जन्मने के बाद और बच्चा न करने के लिए संगीता को कभी ताना नहीं दिया, न ही कुनबे में या आस पड़ोस में किसी को इस बात को लेकर उंगली उठाने दी। बल्कि प्रसन्न थी कि लड़कियों के ऊपर कोई लड़का नहीं है। मंजू और रिया जब छोटी थी, तो अक्सर उन्हें अपने अगल बगल बिठा कहती, सहेलियों के भाई हैं, यह सोचकर मन उदास मत किया करो। माना कि राखी, भैया दूज और बाकी त्योहारों पर कमी खलती है, लेकिन सच तो यह है कि कुर्बानियां नहीं देनी पड़ेंगी, मेरी तरह। यह बात अलग है कि तुम्हारे पिता ही कहीं उस भूमिका में उतर तुम्हारे सामने बाधाएं न खड़ी कर दें। हे भगवान, मैंने जो भुगता, इन बच्चियों को न भुगतना पड़े। तब संगीता अपनी दोनों बेटियों को ऐसे उनकी गोद में बिठा देती मानो वही उनकी जन्मदात्री हों। बुआ का स्पर्श इतना कोमल था कि दोनों उनसे लिपट जाती। हमेशा सूती साड़ी में लिपटी बुआ उन्हें किसी परी की तरह लगती थी। गोरा रंग, सुतवा नाक और कान के नीचे तिल। कानों में छोटे से बुंदे पहनती थीं और हाथों में सोने की पतली पतली चूड़ियां। लंबे बाल किसी मायावी सुंदरी की तरह लहराते रहते। कभी लाड़ आता तो कहती, बुआ, परी की कहानी सुनाओ ना। तब बुआ अपने मुलायम हाथों से उनके माथे को सहलाने लगती और वे दोनों कहानी पूरी सुने बिना ही सो जाती। संगीता जब ब्याह कर आई थी, तो इस घर में बिन ब्याही बड़ी नंद यानी बुआ के होने की बात से हमेशा आशंकित रहती थी। सुन रखा था कि ऐसी बिन ब्याही नंदें कुंठित होती हैं और किसी के सुख को, खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। और फिर संगीता तो उनसे उम्र में भी छोटी थी। कितने समय तक संगीता डरती रही थी। उनसे बात करने, उनके पास बैठने तक से कतराती थी। और जब देखती कि पति तो दिद्दा के सामने बिल्कुल भी जुबान नहीं खोलते हैं, तो और सहम जाती। इसलिए उनकी कोई बात बुरी भी लगती, तो बहस में उलझने की बजाय चुप ही रहती। धीरे धीरे वह दिद्दा को समझने लगी और जाना कि वह इस घर में उसकी सबसे बड़ी हिमायती और सुरक्षा कवच हैं, तो फिर तो वह उनसे अपने मन की हर बात बांटने लगी। और धीरे धीरे उनके भीतर लहराते दर्द और कड़वाहट को समझ गईं। हालांकि दोषी कौन है और किसकी गलती है, इसका आकलन वह कभी न कर सकी। उसके पति और नंद दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। वक्त या फिर परिस्थितियों को ही दोषी कहा जा सकता है। वह सिर्फ सुनती पति के खिलाफ भी और दिद्दा की पीड़ा को भी। दिद्दा जब संगीता के सामने अपने बचपन की संदूकची खोलकर बैठती, तो उस समय उनकी आंखों में नमी उतर आती थी। मंजू और रिया भी यहाँ वहाँ दुबक उनकी बातें सुन लेती, वरना बुआ उनके सामने अपने दुख की परतें कभी नहीं उधेड़ती थी। जानती है संगीता, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। यह बात घर में सबको पता थी और सब मुझे इस बात के लिए शाबाशी भी देते थे कि पूरे गांव में मेरे जैसी बुद्धिमान लड़की और कोई नहीं है। अक्सर गांव की बुजुर्ग महिलाएं दूसरी लड़कियों को कहती, देखो इस बृंदा को, घर के काम में भी माँ का हाथ बटाती है और पढ़ने में भी होशियार है। रोज स्कूल जाती है, तुम्हारी तरह नहीं कि स्कूल जाने के बहाने रास्ते में खेलने लग जाना, इमली तोड़ना, आम के पेड़ पर चढ़ना, तभी तो तुम्हारे माई बाबू के पास रोज शिकायत आती है।
बाबू को भी इस बात पर गर्व था और माँ तो निहाल रहती थी मुझ पर। वह कहती कि वह भाग्यवान है जो उन्हें ऐसी बेटी जन्मी है। रूप गुण सभी दे दिया ईश्वर ने, कृपा तेरी प्रभु, वह अक्सर कहती। जब मैं पढ़ रही होती तो मुझे निहारती रहती। उन्हें यह बात बहुत दुखी करती थी कि मुझे घर के काम में हाथ बटाना पड़ता है। बाबू कोई धन्ना सेठ तो नहीं थे जो घर में उनके लिए किसी को मदद करने के लिए रख पाते। तुम दोनों क्यों मंडरा रही हो यहाँ? चल संगीता, हम छत पर चलकर बैठते हैं। अरे हमें भी तो वह चाहिए। क्या कहती हैं ये दोनों शैतान? हाँ स्पेस। अचानक उनकी नजरें मंजू और रिया पर पड़ जाती और बुआ उठ जाती वहां से। वह अपने घावों को बच्चियों को नहीं दिखाना चाहती थी। हालांकि कटु शब्द सुना देती थी, लेकिन नहीं चाहती थी कि उनकी आप बीती सुन उन दोनों का मनोबल टूटे। संगीता बिना कुछ कहे चुपचाप उनकी बात सुनती रहती, न किसी बात में हामी भरती न किसी बात पर तर्क करती। बुआ उनके सामने पति की बुराई करती रहती, उसे दोष देती रहती और संगीता मूक श्रोता की तरह सब सुनती रहती। उसके लिए किसी एक का भी पक्ष लेना वैसा ही था कि इधर कुआं उधर खाए। पति की कोई गलती न होने पर भी वह सदा दिद्दा के सामने सिर झुकाए रहते हैं, तो वह उनका विरोध कैसे कर सकती थी? उन्हें कैसे कहती कि वर्षों से जिस भाई को आप दोषी मानती आ रही हो वह निरपराध है। आपके भाई ने परिवार की परंपराओं का पालन किया, अपने पिता के आदेशों का पालन किया। उस उम्र में जब वह पिता पर आश्रित थे, चाहकर भी विरोध कर पाना असंभव था। वैसे भी आपके समय में बच्चे कहाँ माता पिता के सामने मुंह खोलने की हिम्मत रखते थे। तो आपके भाई आपके हक के लिए कैसे लड़ते? मंजू और रिया जितना प्यार अपने पापा से करती थी, उतना ही बुआ से भी। दोनों के बीच व्याप्त दूरी उन्हें बहुत खलती थी। बुआ अपने ही छोटे भाई को लेकर इतनी कटु क्यों हैं, जबकि उनके पापा एक शब्द भी उनके विरुद्ध नहीं निकालते। इतना सम्मान करते हैं उनका, हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हैं, फिर भी अपराध बोध से घिरे रहते हैं। आज के जमाने में कौन रिश्तों को ऐसे सहेज कर रखता है? वह क्या देखती नहीं कि उनके रिश्तेदारों, सहेलियों या परिचितों के घरों में कितने झगड़े होते हैं। कुंवारी बहनों के साथ भाई भाभी कितना दुर्व्यवहार करते हैं, अपमानित कर घर से निकाल देते हैं, जबकि मम्मी पापा दोनों ने ही बुआ को इज्जत के ऊंचे आसन पर बिठा रखा है। हर काम उनसे पूछकर करते हैं। उनकी शादी नहीं हुई क्या इसलिए? प्रश्न उन्हें मथते रहते थे। चाहे बुआ उनसे कितने ही लाड़ क्यों न लड़ाती हो, उनसे पूछने की उनमें हिम्मत नहीं थी और पापा से पूछने का मतलब था उन्हें और परेशान करना। लेकिन उनके बीच की दूरियां तो मिटानी ही थी। मम्मी, आप बताओ न कि बुआ के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसका दोष वह आज तक पापा को देती आ रही हैं? क्या करोगी गड़े मुर्दे उखाड़कर? दिद्दा के जख्म बहुत गहरे हो चुके हैं, वे उन पर मरहम लगाने को भी तैयार नहीं हैं और तुम्हारे पापा खामोशी तोड़कर उनके सामने अपना दिल खोलने को तैयार नहीं होंगे। जैसा चल रहा है चलने दो। आप नहीं बताओगी तो हम पापा से पूछेंगे। बहुत हुआ। मंजू भड़क उठी थी। संगीता उसकी जिद से परिचित थी, न जाने कैसा धमाका कर दे। दिद्दा को पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी। सब तुम्हारे दादा दादी से यही कहते कि पढ़ लिख कर शीला तुम्हारा नाम रोशन करेगी, खूब ऊंचाइयां छुएगी। तुम्हारे पापा को पढ़ने का खास शौक नहीं था। वह क्रिकेट खेलने में वक्त बिताते, वही उनकी दुनिया थी। पर बाऊजी चाहते थे कि वह आईएएस बने। दिद्दा जब 11वीं में थी तो तुम्हारे पापा के लिए ट्यूशन रखने और 9वीं क्लास से ही विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उन्होंने दिद्दा की पढ़ाई छुड़वानी पड़ी। दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उनके लिए उठाना संभव नहीं था।
बेटा ही पढ़ेगा, यह बात बिना कुछ कहे सुने तय हो गई थी। लड़की को तो पराए घर जाना है, उस पर क्या पैसा खर्चना। बेटा पढ़ेगा तो अच्छा कमाएगा और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बस यही बात दिद्दा को चुभ गई। तुम्हारे पापा आईएएस तो नहीं बन पाए, लेकिन सरकारी नौकरी पाली। दिद्दा कुर्ती रही और जब बाऊजी ने उनकी शादी करनी चाही, तो अड़ गई कि वह कहीं नहीं जाएंगी। सारी उम्र उन पर और दाव पर बोझ बनकर रहेंगी। पर बुआ बोझ कहाँ है मम्मी? उनके बिना यह घर एक दिन भी न चले। रिया ने हैरानी से पूछा। अरे वह तो कहने की बात थी, लेकिन भाई की वजह से उनके पंख कुतर दिए गए, जबकि वह उनसे कहीं ज्यादा काबिल थी। यह बात उन्हें आज भी किरचों जैसी चुभती है। वह कहती हैं आखिर क्यों लड़कों को लड़कियों से ज्यादा अहमियत दी जाती है। तभी तो तुम दोनों को उन्होंने सिर पर चढ़ा रखा है। तुम्हारे पापा ग्लानि में जीते हैं कि उनकी वजह से दिद्दा के साथ ऐसा हुआ। न वह पढ़ पाई, नहीं उन्होंने शादी की। मम्मी, इसमें दोष किसी का नहीं है। पापा ने वही किया जो दादाजी ने कहा। बुआ ने वही सहा जो दादाजी ने उनके सपनों को छीन कर उन्हें दिया। मंजू की आंखों में नमी उतर आई थी। बुआ तो सारे दिन अपनी पीड़ा अपने कटु शब्दों से उड़ेलती रहती हैं, पर पापा उसका मन भर आया। उनकी पीड़ा किसने समझी? लो बुआ, यहाँ साइन कर दो। मंजू ने उन्हें पेन पकड़ाते हुए कहा। अरे करम जली, किन कागजों पर साइन ले रही है? मेरे पास कौन सी जायदाद या जेवर हैं जो हड़पना चाहती हो? जब तक जिंदा हूँ इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। बुआ, साइन कर दो प्लीज, रिया ने संयत स्वर में कहा। आप अब से पत्राचार द्वारा पढ़ाई करोगी। जितना चाहो पढ़ना, चाहो तो कलेक्टर बन जाना। मंजू ने उनके गालों को चूमते हुए कहा। पहले 12वीं पूरी कर लो, फिर कहोगी तो कॉलेज में ही एडमिशन दिलवा देंगे। मुई करम जलियों, मजाक करती हो मुझसे? साइन कर फॉर्म पकड़ाते हुए बुआ ने कहा। संगीता ने देखा सामने खड़े अपने दाव को देख पहली बार दिद्दा की आंखों में रोष नहीं उभरा था। चाहे वह कितना कड़वा क्यों न बोलती हो, लेकिन रिश्ते मरते नहीं हैं। और फिर दाव तो उनकी आंखों का तारा था। उसकी पीड़ा क्या वह नहीं समझती, लेकिन किसका दर्द ज्यादा पैना है, यह तौला तो नहीं जा सकता। मंजू और रिया ने पापा के अगल बगल खड़े हो उनके हाथ पकड़ लिए थे। आश्वासन का वह स्पर्श शायद बुआ को भी छू गया था। वह उठी और धीरे धीरे चलते हुए ठीक अपने दाव के करीब से निकलते हुए भीतर कमरे में चली गईं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।